श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री बीजू नेगी, जो कि सर्वोदय समाज से जुड़े हैं, गांधीवादी हैं। आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा सर्वोदय और लोकतंत्र। बीजू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारती जी, आपको नमस्कार, धन्यवाद और सभी श्रोताओं को प्रणाम, और खासकर आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर। आज हम शहीदी दिवस मना रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, और आज गांधी जी की जो विचारधारा है उस पर चर्चा करने का विशेष अवसर भी है कि हम इस बात का आकलन करें कि गांधी जी के जो सिद्धांत और मूल्य जिन पर वो चले, उनकी आज के समाज में कितनी प्रासंगिकता है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि गांधी जी रस्किन की पुस्तक पढ़ते हैं और उनका कह सकते हैं कि हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो इस घटना को आप किस रूप में लेते हैं? इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि निसंदेह यह शहीदी दिवस 30 जनवरी को कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ गांधी की ही शहादत नहीं बल्कि उन सभी शहीदों के प्रति सम्मान की बात आज के दिन में होती है, जिस शहादत का सबसे बड़ा प्रतीक गांधी ही बनता है। क्योंकि आज के दिन गांधी की शहादत हुई थी, तो मुझे सबसे पहले एक किसी विदेशी कार्टूनिस्ट का वो कार्टून याद आता है जिसमें मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका के जो अश्वेत गांधीवादी या अहिंसा के प्रति समर्पित जो नेता थे, उनकी हत्या के बाद तो उस कार्टून में वो स्वर्ग में गांधी जी से मिल रहे हैं और गांधी जी उनको कह रहे हैं कि वे लोग सोचते हैं कि उन्होंने हमें मार दिया। और वाकई आज हम उस हादसे की 30 जनवरी 1948 के हादसे की 75 साल बाद भी आज हम उस गांधी की बात कर रहे हैं। आपने जॉन रस्किन के अनटू दिस लास्ट की बात कही, निसंदेह ही वो गांधी के लिए एक प्रेरणा रही है। वो भी बहुत पतली एक किताब थी जो गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे और वो कहीं जा रहे थे तो उनके मित्र जो थे, जो उनको स्टेशन पे छोड़ना है, उनको वो किताब भेंट करी और कहा कि ये छोटा सा सफ़र है, तुम्हारा सफ़र निकल जाएगा, उस किताब को पढ़ो। लेकिन वास्तव में उस किताब को पढ़ करके वाकई उनका एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। वो संभवतः शायद किसी हद तक उस दिशा में चलना शुरू हो चुके थे, लेकिन उसमें इतना व्यापक उसमें परिवर्तन आया। और एक विशेष बात यह है कि चाहे वो जॉन मिल्टन हो या थोरू हो या टॉल्स्टॉय हो, कितने ही विदेशी विचारकों और लेखकों ने उनके मन पर एक प्रभाव छोड़ा है। और गांधी ने उस अनटू दिस लास्ट की जो मूल भावना थी, उसी को उन्होंने एक सर्वोदय नाम दिया था। सर्वोदय का मतलब जो सब हैं, सबका उदय हो। और उनके जाने के बाद जब मार्च अप्रैल में जब मतलब जो सभी उस समय के नेता थे वो सब मिले उनको याद करने के लिए कि इनके विचार को अब आगे कैसे हम इसको संजोएंगे, संभालेंगे, ले जाएंगे आगे, तो उसमें फिर एक सर्वोदय समाज की एक कल्पना करी गई जिसमें इस विचार को, गांधी का ही शब्द था। और सर्वोदय की मूल भावना ये है कि सबका उदय। इसमें सबसे विशेष बात ये है कि ये अधिकतम के विकास की बात नहीं करता है या अधिकतम के उदय की बात नहीं करता है, ये सबके उदय की बात करता है। इसका कहना ये है कि अगर हम 99% के उदय की बात ही करते हैं तो 1% हमारे समाज में ऐसा है जो एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसलिए वो सर्वोदय की बात की कि 100% उदय की बात होनी चाहिए थी। और इसमें जो सर्वोदय के जो भी विचार रख रहे हैं, विनोबा हैं, उनका ये कहना था कि ये एक मुश्किल ध्येय ज़रूर है, लेकिन ये एक ऐसा ध्येय है जिसकी ओर अग्रसर हुआ जा सकता है, जिसकी दिशा में चला जा सकता है, जिसकी कोशिश की जा सकती है। सर्वोदय समाज गांधी के विचार को जिंदा रखने का एक प्रयास था और उस दिशा में हजारों लाखों लोग जुड़े। आपने विनोबा भावे जी का जिक्र किया, थोड़ा बताएं कि विनोबा जी ने इस आंदोलन को या इस अभियान को या इस समाज को कैसे आगे बढ़ाया? विनोबा जी एक बहुत छोटी ही उम्र में उन्होंने एक संन्यास या घर छोड़ने का विचार कर लिया था। महाराष्ट्र के थे वो, और वो जब जा रहे थे तो वो बनारस में रुके। उनके मन में, वो बाद में लिखते हैं इस बारे में और बात करते हैं कि मेरे मन में दो बातें थी कि मैं गांधी की शांति की तरफ चलूं या बंगाल के संघर्ष की तरफ बढ़ूं। मतलब दो विपरीत धाराएं एक तरह से, कि ये दो मेरे पास सवाल थे कि मैं किस दिशा में जाऊं। मैं हिमालय की तरफ चला जाऊं एक सन्यासी की तरह अहिंसा की बात को सोचते हुए या जो भी है, या मैं किसी आंदोलन में कूद पड़ूं
जैसे बंगाल या इस तरह का वो है, तो बनारस में रुके। उस समय लगभग 1 महीने पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव जब रखी गई थी, तो मदन मोहन मालवीय ने एक बहुत बड़ा उसमें एक आयोजन किया, और उसमें जो गांधी ने बोला, तो 1 महीने बाद विनोबा कहते हैं कि 1 महीने बाद भी अखबारों में गांधी के उस भाषण की चर्चा होती थी। उसके बहुत सारे पक्ष हैं, लेकिन उसको पढ़ करके सुन करके विनोबा को लगा कि गांधी से मुझे मिलना चाहिए। तो उन्होंने, जैसे तरीका होता है, तो उन्होंने गांधी को एक पोस्ट कार्ड डाल दिया एक सवाल के साथ। गांधी ने उसका जवाब दे दिया। तो विनोबा ने फिर एक दूसरा सवाल या दूसरी बात उसमें रख करके दोबारा उनको चिट्ठी लिखी। तो फिर गांधी समझे कि अच्छा, ये तो थोड़ा सा अलग सा कोई पाठक है या जो भी है, तो उन्होंने कहा कि तुम इधर ही आ जाओ, मतलब उनके आश्रम में आ जाओ। विनोबा गांधी के आश्रम में गए, साबरमती गए और आगे भी रहे। तो फिर वो वहीं के हो गए, रह गए। और यहाँ तक कि हम जानते ही हैं कि गांधी ने उनको पहला सत्याग्रही कहा, और कई लोग मानते हैं कि वो उनके पहले वारिस माने भी गए हैं इस दिशा में। और यहाँ तक कि एक बार आश्रम में कोई अंग्रेज पत्रकार गांधी को मिलने आया था, तो बगल में विनोबा बैठे थे, सब्जी काट रहे थे, ऐसी कुछ कर रहे थे। तो उन्होंने गांधी से पूछा कि ये कौन है, मतलब कि शायद कोई कार्यकर्ता होगा अच्छा सा, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये विनोबा भावे हैं, और इनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा या कह सकता हूँ कि इस आश्रम में जो भी आता है वो कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए आता है। एक है जो भी, चाहे विचार प्राप्त करना हो या कुछ भी प्राप्त करना हो, उसके लिए आता है। लेकिन जो विनोबा हमारे आश्रम में स्वयं एक आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पे मौजूद हैं। तो बहुत हद तक गांधी का जो विचार था उसको, और शायद इसीलिए उनको सर्वोदय का सबसे लीड करने के लिए, उसको नेतृत्व करने के लिए यही बुलाया। हमें ये सोचना, एक ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि शायद गांधी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो बड़े नाम हैं, उन सब में लगभग एकमात्र थे जिन्होंने 3 स्तर पे काम किया। न सिर्फ स्वतंत्रता की बात करी, आज़ादी की लड़ाई की बात करी, संघर्ष की बात करी, लेकिन उतना ही काम उन्होंने समाज के स्तर पे भी समाज को उस स्वतंत्रता के लिए तैयार होने के लिए करा, और जिसकी परिणति उनके रचनात्मक कार्यक्रमों में हुई। जो झलक आज तक हम देखते हैं, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी लोगों के बीच में काम करती हैं, लगभग उन्हीं रचनात्मक कार्यक्रमों के आगे पीछे करती हैं। और तीसरा स्तर गांधी का जो काम करने का था कि व्यक्तिगत निर्माण की जो बात थी, कि अगर हम ऐसा समाज चाहते हैं तो अगर व्यक्तिगत निर्माण नहीं हो पाएगा तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे, और समाज अगर उस तरह से जागरूक नहीं हो पाएगा तो हम अंततः उस स्वतंत्रता को नहीं ले पाएंगे। तो गांधी के बहुत सारे खास करके रचनात्मक कार्यक्रम और व्यक्तिगत उत्थान के जो कार्यक्रम थे, व्यक्ति निर्माण के कार्यक्रम थे, विनोबा ने उसको ही आगे लगाया। और जो समाज के बीच में हम सभी जानते हैं, बहुत सारे कामों में उनके भूदान की जो बात होती है, मुझे लगता है कि आज के समय में अगर हम सोचें कि जब एक फुट जमीन के पीछे लोग लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, एक दूसरे का खून तक कर देते हैं, वहाँ लोगों ने स्वेच्छा से एकड़ एकड़ की ज़मीनें दान दी। और हम कह सकते हैं कि उस भूदान के बाद जो ज़मीन प्राप्त हुई है उसके वितरण में कुछ कमी रही है और हैं, लेकिन उसके कारण बहुत सारे लोगों में जिनके पास ज़मीनें नहीं थीं, जो बंधुआ मजदूर की तरह काम करते, तो वो अपने एक बेहतर भविष्य की प्रति काम करने की सोच सके, उसके प्रति तो एक बहुत हद तक गांधी उसके सच्चे वारिस के तौर पर हम विनोबा को याद करते हैं। उत्तराखंड की बात यदि करें तो उत्तराखंड में भी ये सर्वोदय समाज ने बखूबी कार्य करना आरंभ किया, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आप क्या बताना चाहेंगे उत्तराखंड के संदर्भ में कि उत्तराखंड में ये आंदोलन कैसे चला? उत्तराखंड में तो शुरू से ही हम स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत हमारा इस प्रदेश के लोगों का योगदान रहा है। गांधी खुद भी कई बार इस प्रदेश में आए हैं, अलग अलग समय पर आए हैं। इनफैक्ट दक्षिण अफ्रीका से जब पहली बार जब वो 1915 में जब वो आए थे, तो शायद हरिद्वार उन शुरुआती जगहों में थी जहाँ पे गांधी आए, और फिर उसके बाद वो यहाँ पे हरिद्वार में 2 बार आए वहाँ, लेकिन वो हरिद्वार को देखकर बहुत खुश नहीं रहे। तीर्थ स्थलों में जो गंदगी थी उसकी बात का मुद्दा उठाया था उन्होंने। लेकिन उसके अलावा जब ये कुमाऊं में आए थे, बागेश्वर में, तो उस दौरान कुली बेगार के बारे में जब उन्होंने सुना था, तो तब उन्होंने उस आंदोलन को, कुली बेगार के आंदोलन को यहाँ का बारदोल ही बताया था। और कौसानी में वो बहुत एक लंबे समय पर रहे, जहाँ पर उन्होंने
गीता पे जो उनकी टीका थी उसका उन्होंने प्रस्तावना या उसकी भूमिका यहाँ ली। देहरादून में भी वो कुछ समय आए थे, जो यहाँ पे बाल वनिता आश्रम है उसका फाउंडेशन, उसकी स्थापना उन्होंने उस समय, जो पत्थर है वो आज भी है जिस पर वो है। और यहाँ पे जो गुरुकुल कांगड़ी का जो कॉलेज है राजपुर रोड पर, वहाँ पर वो रहे और वहाँ के बच्चों ने सूत काट कर उससे जो शायद 500 कुछ रुपया जो हुआ था वो दान में दिया था। और मसूरी में वो एक लंबे समय पर रहे थे। लेकिन देहरादून का मैं अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि एक गांधी का अप्रत्यक्ष इसमें प्रभाव रहा, जिसको हम नमक सत्याग्रह के तौर पर, यहाँ के देहरादून के नमक सत्याग्रह के तौर पर देखते हैं। 1930 में जब ये मुख्य जो आंदोलन था, जो आपके सागरमती से और डांडी गुजरात के समुद्र तट पर जाकर के नमक बनाने का जो आंदोलन था, जो तब के नमक कानून को तोड़ने की जो बात थी, क्योंकि गांधी कहते थे कि हवा और पानी के बाद नमक ही है जिसको हम सब इस्तेमाल करते हैं और ये मुफ्त में इस्तेमाल होनी चाहिए थी। और लेकिन इस कानून के तहत आप सिवाय जो सरकारी संस्थानों द्वारा नमक के अलावा आप इसको व्यक्तिगत ना तो बना सकते थे, ना रख सकते थे और बेच सकते थे, जबकि ये पूरे भारतवर्ष में और समुद्र तट के इलाकों में ये बहुत सर्वथा सुलभ उपलब्ध था और लोग गांव में बनाते थे। तो ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हर व्यक्ति एक जुड़ा था। और जो बहुत उस पर डिटेल में न जाकर के मैं देहरादून की बात करूँगा कि देहरादून के एक खड़क बहादुर थे जो मूलतः नेपाल के थे। वो उनके मेन यात्रा में थे और किसी एक दिन उन्होंने गांधी से कहा था कि आप तो समुद्र की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे आप नमक बनाएंगे। देहरादून में एक नदी है जिसका पानी ही खुद नमकीन है। तो गांधी जी ने उनको यही सलाह दी कि तो फिर आप लोग वहाँ जा कर के ये नमक बनाने का आंदोलन आप शुरू करें। तो जब अप्रैल में डांडी में नमक कानून तोड़ा गया तो उसके बाद खड़क बहादुर देहरादून आए, यहाँ के आंदोलनकारियों से मिले, जिसमें सबसे प्रमुख महावीर त्यागी थे और भी बहुत लोग थे। तो उनके साथ मिल कर के खारा खेत, यहाँ पे एक हमारे देहरादून शहर के पश्चिम में एक इलाका है, नाम भी उसका खारा खेत ही है। वहाँ पे एक नीमी नदी है जिसके एक हिस्से का पानी नमकीन है। तो आंदोलनकारियों के 1930 के मई के महीने में, मई और जून के महीनों में 6-7 जत्थे वहाँ गए। वहाँ उन्होंने नमक बनाया और टाउन हॉल में बेचा, जिसके तहत उसकी गिरफ्तारी हुई। इसका एक बहुत रोचक प्रसंग मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जब ये केस की सुनवाई हो रही थी तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि कौन उसमें थे, जो डीएम या एसडीएम थे जो वो कर रहे थे, और महावीर त्यागी से ये सवाल जवाब हो रहा था जब उनको ये नमक बेचते हुए टाउन हॉल पे पकड़ा गया था। उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी, तो उस पे जो कोर्ट केस जो चल रहा था उसके दौरान, तो महावीर त्यागी ने कहा, उल्टा उनसे कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने कानून तोड़ा। तो उन्होंने कहा कि आप नमक बनाते हुए पकड़े गए, जो नमक बेचते हुए पकड़े गए, जो कि गैर कानूनी था। तो उन्होंने कहा कि और ये एक थैला है जो वहाँ पे रखा हुआ था, इसमें वो नमक था जो आप बेच रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें नमक है, इसमें कुछ और भी हो सकता है। तो वो जज ने सोचा होगा अच्छा ये बहुत होशियार बन रहे हैं, तो तुरंत गए उस थैले में से उन्होंने निकाला और जो भी था नमक था उन्होंने चाटा और उन्होंने कहा कि अब मैं कह सकता हूँ कि ये नमक था। तो तब महावीर त्यागी ने उनको कहा कि और साहब मैं भी कह सकता हूँ कि आपने पहली बार इस देश का नमक खाया है। अभी तक तो आप अंग्रेज़ों का नमक खाते थे, आप पहली बार आपने देश का नमक खाया। और वाकई इस बात का इतना प्रभाव पड़ा है कि कहते हैं कि 2 साल बाद उस जज ने सरकारी नौकरी छोड़ी और वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। तो ये वास्तव में देहरादून का अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा व्यापक, सबसे ज़्यादा कलेक्टिव एक योगदान था, जिसका अफसोस शहर में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। बीजू जी, बहुत ही अच्छे तरीके से, रोचक ढंग से आपने उस घटना को हमारे श्रोताओं के सामने रखा कि खारा खेत में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें किस तरह से जज के भी विचार बदल दिए गए। हम जानना चाहेंगे आपसे कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र और सर्वोदय का क्या संबंध है? मतलब शायद हम इसके नाम से ही देख सकते हैं, जब हम सब के उदय की बात होती है तो सब मतलब जन होता है, और गांधी उस अंतिम जन की ही बात करते थे, है ना। और वो अंतिम जन की बात जीते भी थे। आप उनके कपड़े ही देख लो कैसे वो धीरे धीरे बदले। वो बहुत एक शौकीन किस्म के युवा थे। जब इंग्लैंड गए थे सूट वगैरह पहना जाता था, दक्षिण अफ्रीका में भी वो कोट पैंट तो पहनते ही थे, लेकिन भारत में आए तो पहले वो अपने गुजराती वेशभूषा में आए और अंततः वो सिर्फ एक
उसको लंगोटी कहें या जो भी कहें, और एक हल्का सा ऊपर शरीर में एक शॉल। वो उनसे इस बात का परिचायक था कि किस तरह वो एक अंतिम व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं, छोड़ते गए और अंततः वो उस अंतिम व्यक्ति की तरह, ताकि उसको लगे कि हाँ ये मैं हूँ या ये मेरा है, जिससे मैं ये बात कह सकता हूँ। और देखा भी जाए तो उस अंतिम व्यक्ति जो राजकुमार शुक्ल जो उनको चंपारण ले गए थे पूरे कांग्रेस के अधिवेशन में, उनको लगा था कि बाकी लोग तो शायद उसकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन ये जो गुजराती वेशभूषा में है और ये जो कुछ अलग से तरह की बातें करता है, वो ज़रूर मेरी बात सुनेगा। और देखा जाए तो हम 1915 के स्वतंत्रता की जो कोशिशें थी और जो 1915 के बाद की जो प्रयास हुए, उनमें हम बहुत फ़र्क देखते हैं। उससे पहले एक ये एलीट वर्ग विशेष की तरह का एक आंदोलन था, लेकिन उसके बाद वो एक जन जन का एक ये आंदोलन ये बन पाया। और इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ, या स्कूलों में आप बच्चों से जब बात करते हैं और गांधी के बारे में पूछते हैं, तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि गांधी ने हमें आज़ादी दिलाई। लेकिन मेरा ये कहना है, मानना है कि गांधी ने हमें आज़ादी नहीं दिलाई, लेकिन उन्होंने हमें आज़ादी लेना सिखाया। और चंपारण में भी जब ये उनको जिला छोड़ने की बात हो गई थी और उन्होंने कहा मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके बुलावे पे नहीं आया, तो फिर आप मुझे सज़ा दीजिए, ये मेरी ठीक है, आपको लगता है ये गलत है, गैरकानूनी है, तो मैंने गैरकानूनी काम किया है, आप मुझे सज़ा दीजिए। तो कोर्ट में 3-4 दिन ये केस खींचा ये, और यहाँ तक कि शायद ऊपर से जज को भी वो आया होगा कि भाई गांधी पर हाथ हल्का रखना ज़रा। तो ये था कि फिर जज ने बोला कि आप 100 रुपये का मुचलका भर दो तो ये केस ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा मेरे पास 100 रुपये भी नहीं है। तो अच्छा, आगे की बात हुई, अगले सत्र की बात हुई, अगले दिन की बात हुई। फिर आखिर में जज ने कहा कि अच्छा आप 1 रुपया दे दो, हम मुचलका भर दो, हम इसके बात करें। तो गांधी का 1 रुपया भी नहीं है। तो बाद में गांधी अपने अन्य साथियों से कहते हैं जो चंपारण में उनके साथ थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, JB कृपलानी थे, और भी कई लोग थे, उनको कहते हैं कि देखो चंपारण की जो समस्या है वो बहुत मुश्किल नहीं है, इसने देर सवेर ये सुलझ जाएगा, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भय का माहौल हमारे लोगों में है इसको कैसे दूर करना है। और इसलिए गांधी का जो वो प्रयास था वो यही था कि ये लोग देखें। और आखिरी दिन मतलब कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था, 3 से 5 हजार लोग उसमें आए हुए थे, कि लोग देखें कि कैसे एक काला आदमी एक गोरे आदमी के सामने सीधा खड़ा होकर उनके मुंह पर जवाब दे सकता है। जो निर्भयता की जो वो बात करते थे वो सबसे बड़ा योगदान था। और उस वजह से मैं ये कहता हूँ कि गांधी ने हमें आज़ादी लेना सिखाया। विजय सिंह नेगी जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सर्वोदय के संबंध में, गांधी जी के जीवन दर्शन के संबंध में हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।